बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन, मछली और खबर दोनों में एक चीज कॉमन होती है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और बड़ी खबर छोटी खबर को निगल जाती है। आज दिन के वक्त हनीफ अब्बासी का यह चैलेंज बड़ी खबर था। मैं कहना चाहता हूं इमरान खान, दिलेर बनो। 3 काम अगर तुम कर गए तो मैं पूरी कौम के सामने खुदा की कसम तुम्हें सलूट करूंगा। पहला काम, बुलाओ अपनी बेटी को और कौम के सामने उसे अपने सीने से लगाओ। दूसरी बात, आप कहते हो कि मैं एडिक्ट नहीं हूं, मैं कोकीन नहीं लेता, तो उसके लिए तुम ब्लड टेस्ट के लिए हाजिर हो जाओ और ब्लड टेस्ट में तुम नेगेटिव आ जाते हो, मैं सलूट करूंगा तुम्हें। तीसरी बात, पूरी कौम के सामने आकर अपनी वालदा के नाम पे कसम उठा लो कि तुमने कभी जुआ नहीं खेला, मैं फिर भी तुम्हें सलूट पेश करूंगा। हमारा ख्याल था हम आज इस इल्जाम पर प्रोग्राम करेंगे, लेकिन फिर चोरी निसार सामने आ गए। मैंने मियां नवाज शरीफ और पीएमएलएन के साथ अपनी सारी जिंदगी दांव पे लगाई। मैंने कहीं और मुड़ के नहीं देखा। 1.5 महीना हुआ है, सीनियर तरीन जो मुशावरत होती है उसमें भी नहीं बुलाया गया। मैं अंदर से मुश्किलात या साजिशों का शिकार रहा। आज जब मैं दाएं बाएं देखता हूं तो सन 1985 में जो सीनियर तरीन पार्टी हायरार्की के लोग मियां नवाज शरीफ के साथ थे और जिनने ये पार्टी कायम दायम करने में मियां नवाज शरीफ की मदद की, उसमें मेरे अलावा कोई नहीं। तो लीडरशिप वो काम होता है कि वो डिसिप्लिन कायम करें। लॉयलिस्ट हैं, उनको लॉयलिस्ट ही रहने दें। एक दिन तो मैं तंग आके मैंने ये फैसला किया कि एक शख्स खास तौर पर है, उसके सिर्फ माली नहीं बल्कि शायद अखलाकी भी ऐसे इश्यूज हैं कि मैं वो लफ्ज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं बहुत सख्ती से कहा कि मैं ये कर दूं। फिर मैंने सोचा कि ये मैं कर लूंगा और इससे ये नवाज शरीफ को और पार्टी को नुकसान होगा। मेरे खानदानी पस मंजर अगर फौजी है तो मुझे इस बात का फख्र है, मगर मैं पॉलिटिशियन हूं। अगर मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया सिविलियन अथॉरिटी पे, मियां साहब मैंने आपको बैड न्यूज दी है। आई हैव प्लेड द डेविल्स एडवोकेट टू यू। काबीना में कहा था कि खुशामद में खुशामद हो रही थी, तो मैंने कहा था कि मियां साहब आज काबीना की मीटिंग के बाद कि फैसला हो कि पाकिस्तान में खुशामद पे पाबंदी लगाई जा रही है और उसका आगाज काबीना से हो रहा है। हालात नहीं संभले तो मैंने फिर एक एक्सट्रीम फैसला किया। मैं बज़िद था उस एक्सट्रीम एक्शन पे जो मैंने सोचा वो था कल रात तक, बल्कि आज सुबह तक। दोस्तों का दबाव और प्रेशर और मोहब्बत और लगाव, तो मैं आखिर में कहा कि एक सोल्यूशन है कि मैं वो एक्सट्रीम मेजर नहीं लूंगा, मगर जिस दिन फैसला आया हक में भी आया इंशाल्लाह और खुदा ना खास्ता खिलाफ भी आया, मैं वजारत से भी इस्तीफा दूंगा और एमएनएशिप से भी इस्तीफा दूंगा। मैं सियासत से बाज आया। चोरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क के चंद बड़े सियासी वाकयात में से एक वाकया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुस्तकबिल का सारा सियासी नक्शा वाज़ेह कर दिया। इस कॉन्फ्रेंस ने साबित करने की कोशिश की पार्टीज ओवर, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थोड़ी देर की मेहमान है, फ्यूचर में अब शायद कोई पार्टी इवानों में अक्सरियत हासिल न कर सके और हमारा सारा सियासी निजाम खुशामद पर खड़ा है, वगैरह वगैरह। हमने इस कॉन्फ्रेंस पर प्रोग्राम का फैसला किया, लेकिन फिर अचानक ऐलान हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कल पनामा केस का फैसला सुनाएगा। यह खबर आज की सबसे बड़ी मछली साबित हुई और यह मछली तमाम मछलियों को निगल गई। कल के दिन क्या होगा? क्या कल का दिन मियां नवाज शरीफ की सियासत का आखिरी दिन होगा या फिर यहां से एक नया आगाज होगा? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, वजीर भी हैं। सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है और आज इन्होंने एक बड़ी अच्छी हेयरिंग की। एससीपी के लोग इनके सामने आज पेश हुए थे और इन्होंने उनसे क्या सुना ये भी आपको बताएंगे। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और लाहौर में मैं ज्वाइन किया। और ये मकबूल जान साहब ने तजियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं। मिफ्ता साहब ये फरमाइएगा सर, ये यूं महसूस हो रहा है कि जो ही चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई आपके दिन भी खत्म हो गए साथ ही। शुक्रिया जावेद साहब। ऐसा तो मुझे नहीं महसूस हो रहा, हालांकि ये बात आपकी है कि चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और फौरन ही अनाउंसमेंट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में कल फैसला आएगा और हैरतकुन बात यह थी कि 5 मेंबर बेंच का एक फैसला आएगा, जबकि पिछले जो फैसला आया था उसके हिसाब से ये था कि जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनेगी वही
फैसला करेगी तो आम फहम लोग ये समझ रहे थे कि 3 मेंबर बेंच फैसला करेगी। क्योंकि 7:15 बजे तक किसी जगह ये इंडिकेशन नहीं थी कि कल ये फैसला हो सकता है। रोस्टर जो अगले 2 हफ्तों का लगा उसमें भी ये केस नहीं शामिल नहीं था। आपकी बात दुरुस्त है। और लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कराया कि वो सुबह फैसला दे रहे हैं और ये भी फैसला किया कि वो 5 मेंबर बेंच देगी। बहरहाल वो उनका फैसला है। लेकिन आम फहम में जैसे मैं गुजारिश कर रहा था कि ये लग रहा था कि 3 बेंच का फैसला है, क्योंकि लिखा हुआ था कि दिस बेंच विल देन डिसाइड, द बेंच विल देन डिसाइड। बहरहाल तो देखें, अल्लाह ताला से दुआ है कि कल कानून और आइन के दायरे में रहकर फैसला हो और जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको मानना हम सबके लिए। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। फर्ज है बिल्कुल। हम तो मानते हैं कि ये पंचायत का फैसला तो नहीं सर, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि चौधरी निसार साहब ने एक लास्ट पंच लगाया और उससे उन्होंने पार्टी की जड़ें भी हिला दी, सारी सिस्टम भी एक बार हिला और उसके बाद आपके खिलाफ फैसला भी आ रहा है। तो ये आपको महसूस नहीं होता सर कि बुरा वक्त शुरू हो गया? नहीं, चौधरी निसार ने बिल्कुल पार्टी की जड़ें नहीं हिलाई हैं। चौधरी निसार ने आप देखें कि ये भी बात कही कि नंबर 1 कि मैं चाहता हूं कि मियां साहब जो है वो सुरखरू हों। मियां साहब एक शरीफ उन्नस इंसान है जो सबको पता है और बड़े अच्छे इंसान है वो। चौधरी आप जितनी तारीफ मियां साहब की कर सकते थे वो करिए, ग्रेसफुल बड़े तरीके से बात करिए। चौधरी साहब ने ये जरूर कहा कि मैंने ये फैसला किया था कि मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा नो मैटर व्हाट, लेकिन कल दोस्तों की नहीं सर, उनकी क्लिप बड़ा क्लियर है, वो आफ्टर थॉट है उनकी। बाद में जब उन्होंने बात रेजिग्नेशन की बात की मैंने अभी सुनाया भी आपको, मैंने सुनाया उन्होंने कहा कि मैं फैसला कोई भी आए तो मैं छोड़ के चला जाऊं। मैं एमएनए से और सियासत से भी बात आया और मेरे ख्याल से 15 मिनट बाद वो क्लैरिफिकेशन आ गई थी कि वो सर नहीं वो इन्फॉर्मेशन ये तो अल्लाह आज तो ये महसूस हो रहा है कि चौधरी निसार साहब और अल्ताफ हुसैन में कोई फर्क ही नहीं है। नहीं हुसैन साहब यही करते थे, वो तकरीर करते थे और उसके बाद उनकी क्लैरिफिकेशन आया। देखें और ये सब देखिए वो चौधरी साहब में और अल्ताफ हुसैन में एक फर्क है। अल्ताफ हुसैन बंदे मरवाते थे, चौधरी निसार ने बंदे नहीं मरवाए। देखिए वो क्लैरिफिकेशन जो दी है ना वो तर्जमान ने दी है और तर्जमान आपको जैसा आपको पता है वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने एक बंदा लगाया था, पीएसओ जो होता है वो देता है और उसको हम तो अक्सर जब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे हम बहुत सारे वजीरों की खुद दिया करते थे, उनको कहते थे कि ये उनकी तरफ से जारी कर दो। तो तर्जमान का पर चौधरी साहब खुद कहेंगे तो कहेंगे। हाँ जी, जिस दिन खुद उन्होंने वजाहत की उस दिन होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मेरा कल करेंगे जब वो इस्तीफा प्रॉपर देंगे कल शाम को, उस वक्त वो वजाहत करने की पोजीशन में होंगे। और ऐसा ये फरमाइए सर, आपका क्या ख्याल है कि अब 4 ऑप्शन हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। नंबर 1, मियां नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर फारिग कर दिया जाए और उन्हें कहा जाए कि ये सादिक और अमीन नहीं रहे 62-63 के तहत, अब ये प्राइम मिनिस्टर और एमएनए नहीं रह सकते, फारिग होकर घर चले गए। दूसरा ये होता है वो कहते हैं कि नहीं, ये सादिक और अमीन है और ये इसी तरह मामलात को चला सकते हैं और उनके बेटों के और उनके बच्चों के केसेस जो हैं एफआईए के हवाले कर दिए जाएं कि फोर्जरी की उन्होंने और उनका ट्रायल शुरू हो जाए। नंबर 3, ये सारे का सारा केस जो है नैब और इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया जाए। नैब से कहा जाए जी कि आपको टाइमलाइन दे रहे हैं, 2 महीनों के अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर रेफरेंस दायर करके फैसला करें और उसके बाद मुजरमों को करार वाकई सजा दें और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया जाए कि 62-63 का फैसला करे। वो चौथा एक ऑप्शन ये है कि नैब और इलेक्शन कमीशन के हवाले किया जाए सारा केस और साथ ही ये कह दिया जाए कि जब तक ये फैसला नहीं होता उस वक्त तक वजीर आजम नहीं रह सकते, वो एमएनए नहीं रह सकते और ये फैसले का इंतजार करें और उसके बाद अगर फैसले में वो क्लियर हो जाते हैं तो दोबारा उनको एमएनए समझा जाए और फिर वो वजीर आजम दोबारा मुंतखब होकर ऐवान में आ सकते हैं। तो ये 4 ही ऑप्शन है सर, इसके अलावा कोई 5वां ऑप्शन नहीं है। तो क्या कौन सा करीने क्यास नजर आता है आपको? देखिए पहला ऑप्शन तो इस वजह से आप खारिज कर दें कि अगर हुसैन नवाज, हसन नवाज और मरियम नवाज वजीर आजम के बेटे ना होते या बेटी ना होती तो ये केस अदालत में ना आता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर के बेटे थे और उनकी जायदादें जो हैं वो उस नैब लॉ के तहत बन गई थी जिसकी वजह से वो उसके अंदर आए। एक तो इंपॉर्टेंट चीज है और ये तो उनको सेपरेट एंटिटी के तौर पे आप ले ही नहीं सकते कि ये उनका मसला है, क्योंकि बेसिकली उनका मसला यही है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर के बेटों की जायदादें बढ़ी। दूसरी बात यह है कि आप जरा फ्लो ऑफ इवेंट में तकरीबन 2 महीने से मैं कहता चला आ रहा हूं कि जिसने थोड़ा सा भी लॉ पढ़ा हुआ है उसको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूटा नहीं है। बेंच हमेशा डेड हो जाया करता है, लेकिन इस बेंच के अंदर हुआ यह कि 2 ने फैसला सुनाया और 3 ने कहा कि हम दोबारा रुजू करते हैं अपने उसके लिए, इसी बेंच ने कहा और
चीफ जस्टिस जो है एक इंप्लीमेंटेशन का बेंच बना दे। वो इंप्लीमेंटेशन बेंच पर जीआईटी था, अब वो 5 इकट्ठे हो गए और ये अपने आप को धोखा देने वाली बात थी कि 5 उसको नहीं फैसला करेंगे। अब 3 लोगों का फैसला अगर आप पढ़ लें तो उनका फ्लो ऑफ इवेंट होता है फैसले का कि आप लेके किधर जा रहे हैं। उनमें से एक जज ऐसा है जिसने उसको बाकी 2 के साथ एग्री नहीं किया, आखिर पे आके और जीआईटी के ऊपर चले गए। अब जीआईटी का जो एविडेंस है उसमें प्रिंसिपली इस हद तक आ गया। मैं 31 साल की मेरी सिविल सर्विस की इन्वेस्टिगेशन की तारीख है। मैंने आखिरी जो 2 पोस्टिंग थी मुझे गुजारिश मेंबर इंक्वायरीज के तौर पे जहां पूरे प्रोविंस की आती थी, इतनी ज्यादा एलैबोरेट इंक्वायरी मैंने अपनी तारीख में नहीं देखी जिसको रिफ्यूट किया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट से बॉडी ऑफ एविडेंस आ गया हुआ है। इसके ऊपर एक तो यह है कि केस नायब को तो जाएगा, उसके बगैर तो चारा नहीं है, क्योंकि अगर आप नायब को केस नहीं भेजते तो आप चीफ के बगैर नहीं हो सकता, ट्रायल के बगैर सजा नहीं हो सकती। हाँ, अब ये वो इसलिए नहीं हो सकती कि बुनियादी तौर पर चीफ प्राइम मिनिस्टर को अपील का हक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, लेकिन 2 बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं, वो आप हक छीन नहीं सकते ना उससे। 2 बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं जो इस पे आप डिसीजन करना है। एक तो यह है कि कोर्ट जो है उसके सामने एक परजरी हुई है, कोर्ट के सामने एक गलत डॉक्यूमेंट पेश हुआ है। अच्छा, वो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब इसका यही हो सकता है सर कि वो नैब में भेजें, नहीं, और साथ ही ये कह दें कि मियां नवाज साहब एमएनए नहीं है उस वक्त तक जब तक ये फैसला नहीं होता। ये नैब में नहीं जाएगा। जब कोर्ट के सामने एक गलत डॉक्यूमेंट आता है तो कोर्ट कन्वर्ट्स इनटू ए ट्रायल कोर्ट। अगर वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट हो, सेशन जज की कोर्ट हो, उस वक्त उसको फैसला सुनाती है। यहां फैसला सुनाएंगे वो, क्योंकि इससे पहले नहीं हुआ था। सही। मैं दोबारा और ये सब आपकी तरफ आऊंगा, सवाल यही आपके पास है, आप इतने मजीद सोचें कि क्या हो सकता है। सलीम साहब ये फरमाइएगा सर, ये मजीद हकायक को सामने आ रहे हैं आपके, क्योंकि आज तो एससीसीपी के लोग आपके सामने पेश हुए थे। देखें जावेद साहब, मैं तो जो मुझे ज्यादा चीज बॉदर कर रही है ना, वो ये बात नहीं कर रही कि प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई होंगे कि नहीं होंगे। आई थिंक इससे डेमोक्रेसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इशू जो मुझे रियली बॉदर कर रहा है वो ये बॉदर कर रहा है कि जितनी टैंपरिंग, फॉर्जरी, रिप्लेसमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हुए हैं इस पीरियड में, एससीसीपी में या तमाम डिपार्टमेंट, एससीसीपी में, इन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इन एफपीआर में तो एक ट्रेल पूरा है ऑफ टेम्परिंग। और मैं आपको बताऊं, अब मुझे ये फील हो रहा है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जब हम एफपीआर चेयरमैन को बुलाएंगे तो वो आके हमें ये सारी डिटेल्स दे देगा, रेजिस्ट कुछ नहीं करेगा, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने हमारे पास रिकॉर्ड दे नहीं सकते। नहीं, वो तो एक झूठ बोला कि हम रिकॉर्ड नहीं दे सकते। पार्लियामेंट को कौन रिफ्यूज करता है रिकॉर्ड देने से? पार्लियामेंट तो कस्टोडियन है भाई इन इदारों के, पार्लियामेंट के एक्ट से तो ये इदारे बने। आपने आके पार्लियामेंट को झूठ बोला, आपने आके हुडविंक किया, और हम वो डिटेल्स लेंगे इनसे, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं लेंगे। अच्छा, आपका मगर किस किस्म की फोर्जरी? मैं आपको समझाता हूं। एससीसीपी में आज क्या हुआ, मैंने कमिश्नर को, सारे कमिश्नर आए, वो स्टाफ आया, जो वो ऑफिसर्स आए, जूनियर ऑफिसर्स, जो के जिनको कहा गया, जो ताहिर महमूद साहब थे, जो कमिश्नर थे इन्वेस्टिगेशन के, और उनके हर कमिश्नर को एक एरिया असाइंड होता है, उन्होंने हिजाजी साहब को जाके कहा कि हिजाजी साहब ये आप काम मत करें। ठीक है ना। हिजाजी साहब ने कहा ओके, उनको फारिग कर दिया। उसके बाद उनका जो जूनियर स्टाफ था उनको बुलाया और उनको ये कहा कि आप ये चीजें करके मेरे पास लाएं। और वो क्या चीजें थी? फाइल को क्लोज करें और इसको 2011 में या 2012 की डेट में इसको क्लोज करके ले आए। अच्छा, इसमें से चौधरी शुगर मिल का इशू था या और सिर्फ एक नहीं, ये एक उन्होंने कहा, एक आबिद साहब थे उनके ऑफिसर। मगर जो इंटरेस्टिंग बात थी, जो मैं नहीं समझता कि हिजाजी साहब इस एक्सटेंट तक जा सकते हैं, जो वो लड़की है माहीन, उसको तो हमने पर्टिकुलरली बुलवाया था। उसने कहा जी मुझे कमरे में बंद कर दिया गया और मुझे कहा कि जब तक इस कमरे से बाहर तुम नहीं निकल सकती, जब तक ये काम करके नहीं लाओगी। ये आज उसने ऑन रिकॉर्ड सेनेट कमेटी के सामने, स्टैंडिंग कमेटी के सामने कहा और रिकॉर्ड करवाया। और बाकी फिर अजीम साहब थे, उन्होंने भी यही बात की कि मुझे भी बुला के यही कहा, और आबिद जो उनके सीनियर थे उसको भी। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एफबीआर का रिकॉर्ड ना देना और झूठ बोलना कमेटी के सामने, चेयरमैन
जो आपके एफबीआर थे, उन्होंने आके ये झूठ बोला कमेटी के सामने। एक तो उनके खिलाफ हम प्रिविलेज मोशन करेंगे, और दूसरा डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक को आज जो उनके गवर्नर हैं जो नए तैनात करके गए, उन्होंने आज उनको आने नहीं दिया कमेटी के सामने। हालांकि वो भी जेआईटी के लिए और फॉरेन एक्सचेंज की जो फ्लक्चुएशन थी उनके लिए बुलाए गए थे, और उन्होंने हमें कंफर्म किया। तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? नहीं, कार्रवाई नहीं करूंगा मैं। मैं देखे, मुझे जो चीज बॉदर कर रही है कि अगर ब्यूरोक्रेसी इस किस्म का काम कर रही है तो किसके ऑर्डर्स के थ्रू कर रही है, किसके कहने पे कर रही है? दिस इज माई कंसर्न। ब्यूरोक्रेसी ने तो ओथ लिया है पाकिस्तान को सर्व करने के लिए, मुझे और आपको और मिफ्ता साहब को सर्व करने के लिए नहीं किया। इमरान साहब तो मेरा देखे, देयर इज अ गॉड फादर वर्ड इसलिए अब फेमस हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। देयर इज अ गॉड फादर टू दिस टेम्परिंग। देयर इज अ वन पर्सन हु हैज गिवन दीज ऑर्डर्स टू एससीसीपी। वो कौन हो सकता सर? आई डोंट नो कौन है। ये तो हमारी इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो आगे पता चलेगा ये गॉडफादर कौन है। जेआईटी आपने भी एक बना ली अपने लेवल? नहीं, हमने नहीं बनाई। हमने इस तरीके से बनाई कि हमारे इदारे थे सर, ये 4 साल से हमारी कमेटी के सामने अपीयर होते रहे, ये सारे ऑफिशियल्स हमारे सामने अपीयर होते रहे, और इसका मतलब ये था कि ये सारे ये काम करते रहे व्हाइल दे वर अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ अस। ओके, तो ये इसका मतलब ये है कि ये झटका मिल रहा है। एक फैमिली का इशू नहीं है, इसमें बहुत से लोग फंस जाएंगे। आपका ख्याल ये? मेरा तो ख्याल ये है कि देयर विल बी सीरीज ऑफ अरेस्ट। ये एजाजी साहब का अरेस्ट तो एक अरेस्ट है अभी, ये तो सीरीज ऑफ लोग अरेस्ट होंगे। तो कितने लोग आपका ख्याल? आई हैव नो आइडिया, इट कैन बी आई डोंट नो, दर्जनों में जी। ओके, और तो ये इमरान साहब ये फरमाइए सर, ये कल दोबारा मिठाई खाने का वक्त आ गया है, तो मुझे यूं लगता है कि आप भी एक टोकरा लेके वहां पहुंच जाएंगे, एक टोकरा मिफ्ता साहब भी लेके पहुंच जाएंगे। हजम कौन करेगा सर कल? मिफ्ता साहब को पहले तो ये पता नहीं चाहिए कि डिसीजन अगेन अंग्रेजी में आने वाला है, तो लिहाजा अगर मिठाई खाएंगे तो बाद में पछताएंगे। तो कोशिश ये करें कि कल की मिठाई थोड़ा सा डिले कर लें, पहले उसका रिव्यू कर लें उर्दू में, उसके बाद फिर मिठाई खाएं। मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ें अब तक सामने आई हैं, जिन खदशात का जिक्र अभी सलीम साहब कर रहे थे, उनको भी अगर हम देखते हुए चलें तो डिसीजन क्या आना ये तो आला जजों को मालूम होगा, जुडिशरी को मालूम होगा। हम तो तजिया कर रहे हैं यहाँ बैठ के। मेरा ख्याल ये है कि अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं, जो सलीम साहब भी जिक्र करते रहे, एससीसीपी का जो मामला रहा है वो टोटल एक फ्रॉडुलेंट सिलसिला रहा है। जो कैलिब्री फॉन्ट का मामला है, जो अकामे का मामला है, जो कतरी खत का मामला है, जो लंदन के अपार्टमेंट की परचेज का मामला है, जो नेल्सन एंड नेस्कॉल की ट्रस्ट डीड का मामला है, जो कैलिब्री फॉन्ट के अंदर लिखी गई, वो सारी चीजें इंकशाफात पे आए तो वो इश्यूज बड़े छोटे छोटे लग रहे हैं इस वक्त। ये तो कह रहे हैं पूरे इदारे जो पूरे मुल्क की इकोनॉमी चला रहे हैं सर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उससे बड़ा इदारा कौन सा होगा? एससीसीपी किया, इससे बड़ा इदारा क्या होगा? एफबीआर से बड़ा इदारा कौन होगा सर पाकिस्तान में? पूरे मुल्क को चला रहे हैं ये तीनों बड़े इदारे। इनका ख्याल ये है कि तीनों इदारे इसमें मुलव्वस है फोर्जरी में, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि वो सर फोन तो बहुत छोटी चीज है क्या ना सर? 100% है। हम तो पहले से ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को स्टेप असाइड इसलिए होना चाहिए था कि नवाज शरीफ साहब इन्फ्लुएंस करें इदारों को, और ये इदारों के इन्फ्लुएंस करने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। जब एससीसीपी के चेयरमैन के आपको पता लगा कि वो उन्होंने अपने डायरेक्टरान के साथ क्या किया, उन्होंने खातून को कमरे में बंद करके उनको प्रेशराइज करते रहे, वो अपने दूसरे डायरेक्टर को कमरे में बंद करके प्रेशराइज कर रहे हैं। आप स्टेट बैंक के वाइस उसको देखें वो क्या कर रहे हैं, आप स्टेट बैंक के चेयरमैन को देखें वो क्या कर रहे हैं, गवर्नर स्टेट बैंक को देखें वो क्या कर रहे हैं। ये सारे मामलात को कोई मामूली ना समझें, ये बिल्कुल वाज़े सिग्नल है, वाज़े चीज़ है सामने के इदारों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश, बल्कि कोशिश क्या इदारों को इन्फ्लुएंस किया है नवाज शरीफ साहब। अच्छा इमरान साहब ये फरमाइएगा सर, यही ख्वाहिश थी आपको आज महसूस क्यों हुआ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सर चौधरी निसार साहब की? इमरान साहब यकीनन आपने देखी होगी, और उससे देखने के बाद आपको महसूस नहीं हुआ कि जो काम आप नहीं कर सके वो चौधरी निसार साहब ने कर दिया? लेकिन चौधरी निसार साहब का आज मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी ना, उन्होंने एक क्रैक जरूर डाला है पीएमएलएन के हायर रैंक्स के अंदर।
लेकिन साथ ही उनका एक रिबर्टल भी आ गया। अभी मैं देख रहा था टीवी पर कि जी वो उनका मकसद ये नहीं था, वो ये कह रहे थे कि कल शाम तक उनका इरादा था, लेकिन आगे इरादा नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। उन्होंने क्लियरली ये बात की थी कि जी कल फैसला जो भी आए, कल नहीं, उन्होंने कहा जो भी फैसला आएगा, जब भी आएगा, जो भी फैसला होगा उसमें मैं उसके बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा वजारत से और मैं अलहदा हो जाऊंगा इस चीज से, लेकिन मैं पार्टी के साथ मुंसलिक रहूंगा और बैक बेंचेस में रह के फैसला करूंगा, मदद करूंगा पार्टी की। वो सर अब उनका उनका आगे है, नहीं, अचानक उनको पता चला कि फैसला तो पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, नवाज शरीफ को भी नहीं छोड़ेंगे, जहां तक मैं उनको समझता हूं और ये जानता हूं। ना छोड़ें। मेरे साथ ये फरमाइएगा सर, ये जो चौधरी साहब से ज्यादा, इमरान साहब मैं दोबारा वापस आऊंगा आपके, मेरे साथ ये फरमाइएगा कि चौधरी साहब से ज्यादा लायल पार्टी का या मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी कोई आदमी नहीं। जब इतना करीब शख्स ये कह रहा है कि ये सारे का सारा सिस्टम हमारा खुशामद पे बेस्ड है और अगर हम खुशामद पे पाबंदी लगाएं तो सबसे पहले कैबिनेट के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए, फिर उन्होंने एक शख्स का हवाला दिया कि वो शख्स है वो माली बदनवानियों में भी मुलव्वस है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं। तो आपको महसूस नहीं होता सर कि वाकई आपकी पार्टी के अंदर कोई जान नहीं रही, आप इखलाकी तौर पर आप लोग एक पार्टी नहीं रहे? आप देखें, चौधरी साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिल्कुल, उसमें उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में भी बात करी है। कुछ नहीं सर, वो कुछ नहीं, उन्होंने आपका कुछ नहीं छोड़ा। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, वो पार्टी में खुशामदियों की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं मियाँ साहब मैं चाहता हूँ कि मियाँ साहब सुरखरू हों और मैं मियाँ साहब को मुबारकबाद देने जाऊंगा। मेरे ख्याल से आई थिंक कि चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मैं उसमें क्या 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ उन्होंने 3 बार ये कहा है, बाकी सारे के सारे उन्होंने सर आपके जो गंदे कपड़े हैं धो दिए उन्होंने बाहर। देखिए हमारी पार्टी जो है अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से यहाँ पे काम कर रही है, 9 साल से पंजाब में काम कर रही है और कोई अल्हम्दुलिल्लाह इल्जाम भी नहीं है। इवन प्राइम मिनिस्टर का जो केस हुआ है इसके ऊपर हम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करप्शन इल्जाम भी नहीं है, कोई मिसयूज ऑफ ऑफिस का इल्जाम नहीं। मुझे बात अगर इल्जाम नहीं तो बात क्या कर रहे हैं फिर आप? मैं उसमें दोनों बातें करता हूँ। देखिए मैं बात करता हूँ। देखिए SCCP की इन्होंने बात करी। SCCP में एक जो चीज है कि सपोजिटली वो 2013 में इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई थी, मगर उन्होंने उस वक्त नहीं लिखा, वो बाद में लिखा और गलत डेट डाल दी। बिल्कुल गलत है, लेकिन और कोई करप्शन है, एक मिनट, और कोई फोर्जरी नहीं हुई थी। और ये जो सलीम भाई बात कर रहे हैं कि ये स्टेट बैंक और FBR इसके अंदर ये खुद बात कर रहे हैं, मतलब अपने तई कोई कहीं पे बात नहीं आई कि कोई नहीं आई, कहीं पर भी नहीं आई, तो ये खुद भी बात कर रहे हैं, कोई शवाहिद नहीं है। और जहां तक करप्शन की बात करते हैं सलीम मानवी वाला साहब, तो मुझे पता है कि आसिफ जरदारी साहब, जिलानी साहब, सॉरी गिलानी साहब, राजा परवेज अख्तर साहब, जरदारी साहब, देखिए मैंने प्राइम मिनिस्टर की बात की, मैंने बात की ऑफिसर्स की, मैं कह रहा हूं कि मैंने किसी आदमी की बात नहीं की। आप गॉडफादर की जो भी बात, मैं तो जानता हूं गॉडफादर ऑफ करप्शन, गॉडफादर तो भाई कोर्ट ने कहा है, जद्दोजहद करप्शन के खिलाफ पूरे हो सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं बड़ी तवील जद्दोजहद, पूरा मुल्क जानता है उनकी जद्दोजहद करप्शन के खिलाफ कितनी है, टप्पी साहब की और दूसरे, तो पूरा मुल्क जानता है शर्जील मेमन ने कितना करप्शन के खिलाफ काम किया है। लेकिन ये हम जानते हैं, ये अच्छा अब जहां तक कोर्ट की बात है, तो मैं तो देखिए इमरान खान का वो जो पॉइंट है, जो नईम बुखारी ने कल का परसों कहा था इमरान खान के केस में, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 184 के 3 के तहत 64, 62, 63 का फैसला ही नहीं कर सकती। ये नईम बुखारी की इस्तदा थी। इमरान खान के इंटरव्यू कल चले इमरान खान के शो पे, जहां पे उन्होंने कहा 62, 63 नहीं चाहिए। आप इमरान खान से करवा लीजिए, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। सलीम साहब ये फरमाइएगा सर, ये कल का दिन मुश्किल नहीं है आपको महसूस होता है कि पूरा सूरत हाल ही बदल जाएगी, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा कल? क्यों जावेद साहब, क्यों सिनेरियो चेंज हो जाएगा? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइम मिनिस्टर रहे या डिसमिस हो। नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको तो बहुत फर्क पड़ता। नहीं, क्यों फर्क पड़ता है? बाय देयर अ पार्टी यार, हमारा भी प्राइम मिनिस्टर। इनका ख्याल ये है कि जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। कैसे खतरे में पड़ जाएगी? मुझे बताएं, दूसरे मुल्कों में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, रिजाइन करते हैं, नो कॉन्फिडेंस होता है, उनकी जमहूरियत खत्म हो जाती है। सर आप ये क्यों चाहते हैं मिफ्ता साहब के सिर्फ नवाज शरीफ ही सब कुछ है, वही जमहूरियत है, वही मुल्क है, वही सिस्टम है। नवाज शरीफ डिसमिस हो गया तो जमहूरियत आपको प्राइम मिनिस्टर बना दे, क्या प्रॉब्लम? ये कोई बात है? देखिए, नवाज शरीफ साहब को एग्जाइल में भेजा मुशर्रफ साहब ने, जेल में डाला, पार्टी को खत्म करा, दूसरी पार्टी बनाई, सब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को सूली चढ़ा दिया। एक सेंटेंस तो पूरा करने दें।
मगर वो कहते हैं वो खुद गए थे, खुद माफीनामा तो वो जाकर उसको उन्होंने भेजा सब कुछ, उसके बाद भी वो जीत गए। वो 2013 में जो लोग वोट देने गए थे वो मियां नवाज शरीफ को वोट दिया था, चाहे वो उन्होंने किसी MNA के नाम पे दिया है। उस नवाज शरीफ को आप जो है, हम ये नहीं कह रहे कि मतलब जमहूरियत खुदा ना खास्ता है कोई पाकिस्तान हो जाएगा, लेकिन द थिंग इज कि आप बात कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के वालिद का 1969 1970 का आप टैक्स रिकॉर्ड ले रहे हैं। अब इस वक्त देखें, इमरान खान साहब के ऊपर आज हमने ये बात करी है तो उनको रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। जहांगीर तरीन हमको बोल रहा था कि मियां साहब ने बच्चों को बड़ा गिफ्ट दिया, जहांगीर तरीन साहब ने तो सर वो भी अदालत में है ना सर, उनके खिलाफ भी फैसला आना चाहिए। अगर उन्होंने गड़बड़ की है, गलती की है, फोर्जरी की है, उनको सजा होनी चाहिए। SCCP से प्ली बार्गेन करी, पैसे दिए। जब मिनिस्टर थे, जब सिटिंग मिनिस्टर थे जहांगीर तरीन साहब, तो उन्होंने अपने कुक और ड्राइवर के नाम पे शेयर खरीदे, इनसाइड ट्रेडिंग करी, वो एडमिट करा, पैसे केस खुल जाएगा ना उनका भी, नहीं उनको भी सजा हो जाएगी ना अगर गलती हुई। और उसको भी मतलब तो वो उसको अगर ये लेके बैठ रहे हैं, इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनी निकली, जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनी निकली, इनको ये बात कर रहे हैं, तो ये क्या हिपोक्रेसी बात कर रहे हैं। अब इस पे डांट रहे हैं। आपका फैसला है सर, कल आपका दिन है, कल आपका केस खुलेगा और उसके बाद इन सब के केस खुल जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम को साफ होना चाहिए। आप सिर्फ चाहते हैं कि मियां नवाज को बचा दें, बाकी सबको लटका दें। मैं इतनी गुजारिश करता हूं, देखें इस मुल्क के अंदर अगर आप 10 करोड़ रुपए का प्लॉट बेचते हैं तो ऑफिशियल जो चिट्ठी बनती है ना वो 55 लाख रुपए की बनती है। क्यों बनती है? नहीं बनती है, ये कानून है, हमने नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये कानून है। अब डार साहब ने ये चेंज किया है, लेकिन अब तक ये अगर आप चेंज कर दें 1000 गज का प्लॉट बेचते तो 10 करोड़ रुपए का है तो 55 लाख की पर्ची है, तो 9 करोड़ 45 लाख रुपए तो उसी वक्त मनी ट्रेल में चले गए। या पूरे पाकिस्तान के अंदर सब सादे को अमीन है, या फिर आप नवाज शरीफ का अलग ट्रायल। तो सर ये बदल देना था ना आपने, आपके पास दो ऑप्शन थे, दोनों टाइम आपको ऑप्शन मिला था। करप्शन का इल्जाम नवाज शरीफ के ऊपर नहीं है, एक खुदा ना खास्ता कोई रिश्वत ली हो, कोई इल्जाम नहीं है। इमरान साहब देखिए सारा केस अपनी जगह पे, लेकिन एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से दलील पेश की जाती है कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई एक केस बता दें आप, तो और हम उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। सर वो कहते हैं केस है ही नहीं कोई। सर ये अभी जो बात कर रहे हैं ना, जहांगीर तरीन की बात कर रहे थे, जहांगीर तरीन पाकिस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट टैक्स पेयर है। उसके ऑन द कॉन्ट्ररी मियां नवाज शरीफ साहब टैक्स देते ही नहीं है, वो 5000 रुपए टैक्स देते हैं। टोटल जायदाद वो बताते हैं, टोटल नेटवर्थ कुलसुम नवाज की उन्होंने डिक्लेयर की 34 लाख रुपया। उसी वक्त उनके बच्चे जो हैं वो अरबों रुपए की जायदाद खरीद रहे थे। इनसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि जनाब ये जो जायदाद बच्चे वहां खरीद रहे थे, जब आप 5000 रुपए टैक्स भर रहे थे तो वो कहां से आए? जायदाद की खरीद की रसीद दिखा दें, जायदाद की सेल की रसीद दिखा दें, जो आपने मिले लगाए उसका मनी ट्रांसफर यहाँ से कैसे हो वो दिखा दें। वो जी डिफेंस में जायदाद इतने की मिलती है 20 करोड़ की, उसकी रसीद 55 लाख की होती है, तो भी आप जिम्मेदार हैं। आप हुकूमत में चेंज कर दें, आप 20 करोड़ की रसीद 20 करोड़ की लगाएं। क्यों नहीं लगाते आप? क्योंकि आप सबसे ज्यादा पाकिस्तान के ब्लैक पैसे के जिम्मेदार हैं। आप गॉडफादर हैं, आप सिसिलियन माफिया हैं। आप चाहते ही हैं कि पाकिस्तान इसी तरह चले, इसी तरह पाकिस्तान माफिया के हाथ में रहे और इसी तरह हम पैसे बटोरते रहे उसके। इसके अलावा क्या है? मुझसे क्यों गिला करते हैं कि जी पाकिस्तान का सिस्टम ही यही है? पाकिस्तान का सिस्टम बनाने या चेंज करने का जिम्मा मेरा तो नहीं है, मेरी हुकूमत मेरी मेजॉरिटी नहीं है। सर वो भी मनी ट्रायल नहीं दे पा रहे, वो कह रहे हम तो हैं ही, चले मुल्ज़िम होंगे आप, हमसे खराबी हुई होगी, तो दूसरे कौन से दूध के धुले हैं सर? वो इसका मतलब ये हुआ कि सारे फंस गए हैं फिर तो। जावेद साहब देखें, नंबर 1 तो ये कि इमरान खान की मनी ट्रेल आप मेरे से अभी ले लें बैठे बैठे। $3.5 लाख इमरान खान ने क्रिकेटिंग एरा में कमाए, 3.5 लाख पाउंड चेक से। सुने ना, मैं आपको प्रूफ देता हूँ ना, उसके साथ हमने डॉक्यूमेंट कोर्ट में डाले हैं, उसकी बात कर रहे हैं। और जहांगीर तरीन ने इनसाइड ट्रेडिंग करी, खुद एडमिट करके 7 करोड़ रुपए भरे हैं, तो मतलब वो सर तो जहांगीर तरीन को लटका देना फांसी पे। आप इमरान साहब मैं आऊंगा दोबारा आपकी तरफ। और ये सही फरमाइए सर, 1,17,000 उन्होंने अपार्टमेंट लिया। सलीम साहब ने आपके सामने बताया कि पूरे इदारे करप्ट साबित हो रहे हैं सर, उनके अंदर फोर्जरी निकल रही है और जो अदारों के हेड्स हैं वो अपनी निगरानी में फोर्जरी करवा रहे हैं। तो आप ये खुद अंदाजा लगाइए कि मुल्क के अगर बड़े बड़े इदारे इस तरह करप्ट हो गए और उनके अंदर से फोर्जरी निकल आई, तो सर ये पाकिस्तान कहां जाएगा? किस तरफ जा रहे हैं हम? देखिए पहली बात तो ये है कि ये बड़ी अजीब, क्योंकि मिसनोमर बनाई जा रही है कि हमें बताएं हमने करप्शन कहां की है। 1861 के अंदर जो पुलिस रूल्स बने थे उसमें 58 और 59 में एसएचओ को जो इख्तियार था कि अगर ओरिया मकबूल जान के हाथ में ये पेन है और एसएचओ सवाल करता है कि ओरिया मकबूल जान तुमने ये पेन कहां से लिया और मैं ये साबित नहीं कर सकता हूं तो आई एम करप्ट। एक बात ये जो कानून है कि तुम लिविंग बियॉन्ड मीन्स का जो कानून है ये आज का नहीं, ये 1861 का है। ठीक, अगर आप इसको मानने उसूल
कि करप्शन कहां है हमें निकाल के दिखाओ, तो फिर कम से कम कई हजार लोग, कई SHO, कई चीफ सेक्रेटरी, कई लोग आपको बरी करने पड़ेंगे। एक बात ये। दूसरी बात तो यह है कि एक तो यह है कि 28 केसेस नैब के अंदर पेंडिंग थे जिस वक्त ये गए थे। एक बात ये भी तय है, अगर आज इसके बाद, क्योंकि तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है ना, जब आप ये साबित कर देंगे कि आपने इसकी वजूहात नहीं बताई कि आपने पैसा कहां से कमाया, फिर शुरू होता है कि आपने पैसा गलत कमाया। अगली इन्वेस्टिगेशन, अगला स्टेप ये होता है। एक बात तो ये, अब जहां तक अदारों का ताल्लुक है, गुज़श्ता 25 साल से हम चीख रहे हैं कि पाकिस्तान के सारे अदारे जो हैं वो दो हिस्सों में तकसीम हो गए हुए हैं। एक नून लीग के साथ है और दूसरा जो है नून लीग की ब्यूरोक्रेसी है और एक उसकी पीपल्स पार्टी की ब्यूरोक्रेसी है। एक के लिए एक वो बददियानत है, दूसरे ने की दूसरे बददियानत है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस वक्त मैं ये पिटीशन लेके गया था 2013 के अंदर, तो मैंने ये कहा था और जिसके ऊपर बहुत बड़ा फैसला फुल बेंच ने दिया था कि खुदा के लिए इनको इस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से निकालो। पाकिस्तान की पूरी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो भी हेड्स लगाए गए हैं, ये किसी जगह से नहीं। जफर इजाज़ी किसने लगाया है? चेयरमैन CBR किसने लगाया है? स्टेट बैंक का गवर्नर किसने? और स्टेट बैंक का गवर्नर रूल्स, हमने सरकारी इदारे तकसीम कर लिए आपस में और वो पार्टीज के साथ उनका ताल्लुक हो गया। और अब ये जो पोलराइजेशन है, अगर ये खुदा ना खासा आगे बढ़ गई तो मुझे यूं लगता है सुप्रीम कोर्ट भी अपनी नहीं, एक आसान हल है, एक आसान हल है। खतरनाक ट्रेंड है ना सर पाकिस्तान में। मिफ्ता साहब, बहुत आसान। अब आपको अंदाजा हुआ है कि सर क्या क्या करप्शन किया आपने? सर देखिए, जो सलीम भाई बात कर रहे हैं वो तो करप्शन एकदम कोई वो नहीं है। सुप्रीम स्टेट बैंक में क्या होगा, जो इमरान इस्माइल साहब ने बात करी कि मियां नवाज शरीफ ने 5,000 रुपए का जो टैक्स मियां नवाज शरीफ का दिया, वो बात दुरुस्त नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने पिछले साल जो है वो 24 लाख रुपए टैक्स दिया है। मैं आपको टैक्स रिटर्न खान साहब ने पिछले साल का छोड़े, मैंने उस एरा की बात की है जब बच्चे जायदादें खरीद रहे थे लंदन में। मियां साहब आपसे वेल्दी है या गरीब है? मैं इस वक्त मेरी इनकम पाकिस्तान में मियां साहब से ज्यादा है, आई एम श्योर। लेकिन हैविंग सेड मेरा टैक्स आपसे ज्यादा ही यार, ये मेरा ठीक है, लेकिन हैविंग सेड दिस, ठीक है, तो ये इन्होंने जो इमरान खान साहब जो 2.5 लाख रुपए टैक्स देते हैं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं और ये इमरान भाई मुझे समझा सकते हैं, और अगर टैक्स का ये उर्दू में है तो हम इनको अंग्रेजी तर्जुमा कर देंगे क्योंकि PTI वालों को अंग्रेजी आती है सिर्फ, कि 2.5 लाख रुपए का मतलब है कि 7.5 लाख रुपए इनकम होगी। तो ये ऐसे कैसे रह सकते हैं कि एक महीना जाके मरी के अंदर रह रहे हैं, नथिया गली में रह रहे हैं, हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, जेट में जहाज उड़ रहे हैं। सर FDR से कहें कि उनको इमरान साहब का एहतसाब करें, इमरान खान का। मैं तो मेरी बात ये आप इदारों को किसी और काम पे लगाया खान साहब को, इमरान खान साहब को अगर ये ऑफशोर कंपनियां बुरी लगती हैं तो जहांगीर तरीन को अपने साथ क्यों बिठाते हैं? अगर इमरान खान साहब को ये चीजें बुरी लगती हैं कि लोग जो है टैक्स बचाते हैं या इनसाइड ट्रेडिंग करते हैं, तो जहांगीर तरीन को क्यों बिठाते हैं? या जहांगीर तरीन को अपने साथ ना बिठाएं या फिर दूसरों के ऊपर उंगली उठाना छोड़ दें, या अपनी ऑफशोर कंपनी को डिक्लेयर कर दें, उसका नाम भी नहीं या फिर खामोश हो जाए, या फिर आप 2.5 लाख रुपए टैक्स ना दें, ज्यादा पैसा दें। मिफ्ता इस्माइल से भी तो ज्यादा टैक्स दे दिया करो कम से कम, या मुझसे ज्यादा टैक्स। मिफ्ता इस्माइल से ज्यादा पैसा कहां से दें? मिफ्ता इस्माइल तो बन रहे हैं पैसा। जी इमरान साहब, मेरी तरफ मैंने तो 1.3 मिलियन दिया है। इमरान साहब, मैं सिंपल सी बात करना चाहता हूँ। नंबर 1, अगर आपको इमरान खान की किसी गोशवारे पे शक है तो FIA आपके अंडर में है, नैब तो आपके पास है ही, कोर्ट उसकी नलिल्ला पड़ चुका है। आप खान साहब को पकड़ क्यों नहीं लेते? कितनी देर लगे? हाथ कंगन को RC क्या पकड़ लें आप? नंबर 2 ये कि जो आप बात करें, पूरी पार्टी क्यों चाहती है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो? हाईएस्ट टैक्स पेड, जब भी बात की जाती है कोई भी इशू उठाए, आप अरे हम तो ना आए नहीं पकड़ते, आप तो निकालते हैं पार्टी से उन लोगों को जो टैक्स की चोरी करते हैं, आप तो निकालते हैं उन लोगों को जो इनसाइड ट्रेडिंग करते हैं, आप तो निकालते हैं उन लोगों को। मैं कह रहा हूं कोई इनसाइड ट्रेडिंग नहीं करता, कोई चोरी नहीं करता, आप चोरी करते हैं। आपके लीडरान चोरी करते हैं। नवाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वाहिद खानदान है, शरीफ खानदान, जिसकी 3 नस्लें चोरी नहीं है नवाज शरीफ के ऊपर चोरी का। एक शख्स ने आके नहीं कहा, एक शख्स ने आज भी आपको यकीन नहीं हूं इसमें। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे वालिद ने की है या मेरी औलाद ने की है। कि नवाज शरीफ जो है उसने जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं ली है, कभी किकबैक नहीं लिया है, कभी कमीशन। नवाज शरीफ का नाम, नवाज शरीफ का नाम उनके वालिद ने लिया या उनके बच्चों ने लिया? फिर
चले वो उनके वालिद ने लिया या उनके बच्चों ने लिया, नहीं अच्छा ये जो बातें बाहर क्यों निकलती, साहब ने एक शख्स का जिक्र किया है कि जो अखलाकी तौर पे करप्ट है, माली तौर पे करप्ट है, और वो उनका नाम लेना चाहते थे, रोक दिया गया। वजीर भी है सर, नहीं वो आपकी पार्टी में सारे इस किस्म के है कि आपको एक सवाल का जवाब मुझे नहीं पता किसकी बात। सर देखिए दो लोग हैं और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ उनकी ग्रीवेंसेस है कोई, और ख्वाजा आसिफ साहब नहीं हो सकते इसमें क्योंकि उनके ऊपर कोई माली करप्शन का कोई केस अभी तक नहीं आया, और मॉरल ख्वाजा आसिफ साहब के। और दूसरा इरफान सिद्दीकी साहब का हो सकता है, इरफान सिद्दीकी साहब भी इस पैरामीटर में नहीं आते, तो कौन है सर वो शख्स? मैं नहीं जानता, तो मिस्ट्री है ना ये। आप इतने बड़े इन्वेस्टिगेटर, मुझे जावेद भाई इतने बड़े एंकर, और ये सब एक सवाल का जवाब आपके जहन में आता है सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ऐसा आदमी जिससे चौधरी निसार साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया आज, जी जी ये और ये साहब जी, अच्छा आप चाहते हैं मैं लड़ूं जाके? सर बात है, आप लड़ाई मेरे साथ कराना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। जाहिर बात है सच बोलो, हो रही है। नहीं जाहिर बात है कुछ जो ये सब सच नहीं बोल सके आप बोले। नहीं अच्छा उसका पहली बात तो यह है कि मैं सच बोल के बहुत ज्यादा फंसना नहीं चाहता, इसलिए कि आखिरी वक्त में मैं आपको अर्ज करूं ना कि नवाज शरीफ साहब की एक बड़ी अजीबोगरीब सी आदत है, और वो कभी कभी आप सईद मेहदी साहब के साथ आकर बैठे ना तो फिर सईद मेहदी साहब को बताएंगे कि वो किस तरह कुछ लोगों के दरमियान फंस जाते हैं, और ये आदत हर उस शख्स के अंदर आ जाती है जो कुछ आमद पसंद करता है। भुट्टो के अंदर भी ये आ गई थी, आखिर वक्त में हो जाता है कि उसने डिप्टी कमिश्नर के नाम अगर आए हैं तो बताएं सर, नहीं तो वक्त खत्म हो गया। नहीं, ब्यूरोक्रेसी में आप किसी को भी ढूंढ लें आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। मेरे तो दोस्त हैं, मैं क्या नाम ले सकता हूँ। आपने ब्यूरोक्रेट शामिल कर लिया, मेरा ख्याल है आप का नाम ले रहे हैं जबकि वो इसमें नहीं है। ख्वाजा साहब आपने सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।